हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में संगम काल पढ़ने वाले हैं जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। तो शुरू करते हैं। पहले इसका भूमिका देख लेते हैं। भारत के सुंदर दक्षिण की तीनों ओर समुद्र से घिरा दक्षिणतम भूभाग प्राचीन काल में तामिलकम या तामिलहम के नाम से विख्यात था। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य प्राप्त होता है। संगम का अर्थ है तामिल कवियों का संघ, परिषद अथवा गोष्ठी से है, जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। इन्हीं कवियों द्वारा तामिल साहित्य रचा गया, जो संगम साहित्य के नाम से प्रचलित हुआ। संगम काल के बारे में हमें संगम साहित्य के अलावा अन्य स्रोतें यथा स्ट्रैबो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन से अज्ञात यूनानी लेखक की रचना, प्लिनी, टोलेमी आदि की रचनाओं से भी जानकारी मिलती है। संगम आयोजन में तामिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। प्रत्येक कवि एक लेखक अपनी रचनाएं को संगम के सामने प्रस्तुत करते थे तथा उनकी स्वीकृति के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। संगम साहित्य से ही ज्ञात होता है कि ऋषि अगस्त्य और कैंडियन ने दक्षिण भारत के वैदिक संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार मैसूर के मंडल अथवा सम्मेलन के रूप में तामिल कवियों का यह संग्रह पर्याप्त समुन्नत स्थिति में था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इरनौर और आगोपलरूल के भाष्य से प्राप्त होता है। इस प्रकार तमिल कवियों के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है और वह युग जिसके विषय में इस साहित्य द्वारा जानकारी प्राप्त होती है संगम युग कहलाता है। संगम साहित्य का संकलन 9 खंडों में उपलब्ध है। संगम अथवा सम्मेलन। प्राप्त विवरण के अनुसार पांड्य राजाओं को संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। प्रथम संगम अथवा सम्मेलन के अंतर्गत तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे और अपनी रचनाएं संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी मैसूर में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। प्रथम संगम में सदस्यों की कुल संख्या 539 थी। इस संगम में 4499 लेखकों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत की थी तथा उन्हें प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की। प्रथम संगम 89 पांड्य राजाओं को संरक्षण में हुआ, जो 4400 वर्षों तक चला। प्रथम संगम जिन ग्रंथों का संकलन हुआ उसमें अकिटियम, पारीपादाल, मुदुनौर, मुदुकुरुकु तथा कलीर और अवेरे आदि प्रमुख थे। वर्तमान में इनमें से कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम यानी अलवाई में आयोजित किया गया तथा इस संगम के अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की। इस संगम में 3700 रचनाकारों को अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की। द्वितीय संगम 59 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। यह संगम के अत्यधिक लंबी अवधि तक चला। इस संगम में संकलित साहित्यों में तमिल व्याकरण ग्रंथ लोकाप्रियम की एकमात्र शेष है। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त ऋषि शिष्य तोल्काप्पियर को दिया जाता है। तृतीय संगम इसका आयोजन पांड्य राजाओं की राजधानी मैसूर में किया गया। इस संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तृतीय संगम में 449 कवियों को इसकी रचना प्रकाशित करने की आज्ञा मिली। यह संगम 1850 वर्षों तक चलता रहा। तृतीय संगम के संकलित की गई रचनाएं वर्तमान में भी उपलब्ध, जिनकी संख्या 49 है। तृतीय संगम 49 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला है।
इस संगम द्वारा संकलित उत्कृष्ट रचनाएं नेदु थौके, कुरु थोकै और नत्री नई और एक एक्कुरुनूर और पदी तुपत्र और नुपैदबथु परिपादल कुथु वरी और पीरैसे तथा सीतरैसे है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उपलब्ध तमिल ग्रंथ का संकलन इसी संगम में किया गया था। संगम अथवा सम्मेलन। संगम प्रथम सम्मेलन अध्यक्ष अगस्त ऋषि, संरक्षक पांड्यशासक, स्थल मदुरई और सदस्य 549। द्वितीय संगम सम्मेलन अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे, संरक्षक पांड्यशासक, स्थल कपाटपुरम, सदस्यों की संख्या 59 थी। तृतीय संगम सम्मेलन नकीरर में हुआ, अध्यक्ष संरक्षक पांड्यशासक, स्थल मदुरई और सदस्यों की संख्या 49 था। संगम साहित्य। तो प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। विषय वस्तु की दृष्टि से संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक जोर दिया गया था। तमिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर आधारित रचनाओं की आगम तथा राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता और वीरता, रीति रिवाजों संबंधी रचनाओं को पूरम कहा जाता था। संगम साहित्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है इथापतु और दूसरा है इत्थुथोकै और तीसरा है पदीनेके नाकू। पताथु पातु क्या था? तो पताथु पातु दास संक्षिप्त पदों का संग्रह है। संभवतः इन पदों का लिखे जाने का समय द्वितीय सदी ईस्वी था। इन संक्षिप्त पदों को पांड्य राजा नेडुजेलियन द्वारा चोल राजा करिकाल के विषय में जानकारी मिलती है। इतैथु थोकै 8 कविताओं का संग्रह है। इन कविताओं में संगम काल के राजाओं के नाम और तत्कालीन समाज का विवरण है। ये कविताएं प्राचीन तमिल साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। पदीनेलकीकांकु 18 छोटी कविताओं का संकलन है। इनका भाव उपदेशात्मक है। इन कविताओं में तिरुवल्लपुरम द्वारा रचित तिरुकरुरल या कुरल उत्कृष्ट रचना है। इस रचना में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित है। इसमें संगमकालीन प्रमुख साहित्य संगम साहित्य और उसने रचनाकार तोलक्का पीरियम के रचनाकार थे तोलक्का पीयर। तिरुकुरल या कुरल के रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। अहानानुरु के रचनाकार थे रुद्रसमन। मुरग रूपेदायक के रचनाकार थे नक्कीरर। सिलापा दिकारम के रचनाकार थे इंग्लो आदितगल। मणि मेखलय के रचनाकार थे सीतैलम सत्रनार। जीवक चिंतामणि के रचनाकार थे तिरुत देवर। संगम कालीन महाकाव्य। संगम काल में महाकाव्यों की भी रचना की गई है। यद्यपि यह ग्रंथ संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, यथापि इनसे तत्कालीन जनजीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस काल के 5 प्रसिद्ध महाकाव्य है, जैसे शिल्पादिकरम, मणि मेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयापति और कुंडलकेशी। इनमें प्रथम 3 उपलब्ध, जिसका विवरण इस प्रकार है। शिल्पादिकरम या संगमकालीन महाकाव्यों में शिल्पादिकारम महाकाव्य का बहुत अधिक महत्व है। शिल्पादिकारम महाकाव्य की रचना चेर शासक सेनगुगुटवन के भाई
इंग्लो आदिगल ने की थी। यह एक प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक और नायिका क्रमशः कोवलन और काइनगी हैं। इस महाकाव्य के नायक कोवलम अपनी पत्नी कनगी के अपेक्षा कर माधवी नामक एक वेश्या से प्रेम करता है। तमिल साहित्य में शिल्पादिकरम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। मणिमेखलय इस महाकाव्य की रचना मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी शीतलैसतनार द्वारा की गई। मणिमेखलय इस महाकाव्य की रचना मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी शीतलैसनार द्वारा की गई। इस महाकाव्य में महाकाव्य की नायिका मणिमेखलय के साहसिक जीवन का वर्णन है। मणिमेखलय शिल्पादिकारम की नायक और कोवलन और उनकी प्रेमिका माधवी का उत्पन्न पुत्री थे। उल्लेखनीय है कि जहाँ पर शिल्पादिकारम की कहानी खत्म होती है वहीं से मणिमेखलय की कहानी शुरू होती है। जीवक चिंतामणि इस महाकाव्य के लेखक जैन धर्मावलंबी तिरुतकरदेवर हैं। इस महाकाव्य के इसके नायक जीवक का चरित्र चित्रण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जीवक कुल 8 विवाह करता है और गृह जीवन के बाद परिवार का त्याग करके जैन धर्म का अपनाकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। जीवक चिंतामणि 8 विवाहों को वर्णन इस कारण इस धर्म का मनमूल भी कहा जाता है। संगमकालीन राजनैतिक इतिहास का ज्ञान हमें संगम साहित्य से ही मिलता है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य के अनुसार चेर राज्य की राजधानी दक्षिण पश्चिम में चोलों के राज, उत्तर पूर्व में पांड्यों के राज तथा दक्षिण पूर्व में स्थित। इनका विवरण इस प्रकार है। चोल राज संगम काल के 3 राज्यों में से चोल राज सर्वाधिक शक्तिशाली था। चोल राज पेन्नार तथा बेलारू नदियों के मध्य स्थित था। यह पांड्य राज्य के उत्तर पूर्वी में अवस्थित था। चोल राज चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य केंद्र उरैयूर था। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। प्रमुख शासक एलारा। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। एलारा ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। करिकाल संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रतापी शासक था। उसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकल ने अपने समकालीन चेर तथा पांड्य राजाओं को परास्त किया तथा कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। उसने इस धर्म के राजकीय संरक्षण प्रदान किया। करिकाल ने चोलों के तटीय राजधानी पुहार आधुनिक कावेरीपत्तनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबी बांध बनवाया। पेरूना नूनुपाद ने करिकाल को संगीत से सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि के उन्नति में विशेष रुचि ली। उसने जंगल की कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करके प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया। चोलों के पतन का कारण करिकाल के पश्चात चोलों की शक्ति निर्बल पड़ने लगी। संगमकालीन चोल शासकों की 3री-4वीं शताब्दी तक शासन किया। 9वीं शताब्दी के मध्य में पुनः चोल सत्ता का उत्थान विजयलाय के नेतृत्व में हुआ। चेर राज पांड्यों से संरक्षण में संपन्न
संगम सर्वाधिक बार उल्लेखनीय प्राचीन वंश चेर का मिलता है। केरल पुत्र अशोक के अभिलेख में वर्णित के नाम से विख्यात ये राजा चेर आधुनिक कोंकण मालाबार का तटीय क्षेत्र उत्तरी सरवनकोर एवं कोची तक विस्तृत था। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर राज्य के प्रमुख शासक जैसे उदयनजेरल लगभग 130 चेर शासकों का प्रथम राजा था। ऐसा माना जाता है कि उदयनजेरल ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। उदयनजेरल अधिराज की उपाधि धारण करता था, जो किसी समकालीन शासक पर विजय का प्रतीक था। उदयनजेरल नियमित रूप से जनता में भोजन वितरित करवाता था। इस कार्य हेतु उसने एक बड़ी प्रकाशाला भी बनवाई थी। नेदुजिरल या अदान लगभग 155 ईस्वी तक एक प्रतापी शासक था। इसके द्वारा धारण उपाधि अधिराज और इमियाय वर्मन हिमालय तक सीमा वाला से पता चलता है कि उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त किया था। नेदुजिरल ने मालाबार तट पर अपने किसी शत्रु को नौसैनिक युद्ध में हराया था तथा यवन व्यापारियों को भी बंदी बनाकर उसने बहुत धराशान लूटा था। सेनगुटवन चेर शासकों में सेनगुटवन लगभग 180 वर्ष ईस्वी में शासक बना। सबसे प्रसिद्ध शासक था। सेनगुटवन की लाल चेर की उपासना से भी जाना जाता है। यह एक वीर योद्धा था तथा सेनानायक था। सेनगुटवन ने उत्तर दिशा में बढ़ाई की और गंगा को पार किया था। इसके ही शासनकाल में पत्नी पूजा या कांगनी पूजा प्रारंभ हुआ। इसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संयये यह एक चेर वंश का अंतिम शासक था। लगभग 210 ईस्वी में शासक बना। इसके समकालीन पांड्य शासक नेदुजेलियन ने उसे पराजित किया। पांड्य राज्य का क्षेत्र कावेरी के दक्षिण में स्थित था, जिसमें वर्तमान मदुरै और तिरुनेलवेली के जिले और श्रवणबेलगोर कुछ भाग सम्मिलित थे। पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया। उसके अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। इसका प्रतीक चिन्ह काज एक प्रकार का मछली था। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख मावर नाम से किया है। पांड्य राज्य के प्रमुख शासक जैसे नेडियोन। संगम ग्रंथों के अनुसार नेडियोन प्रथम पांड्य शासक था। उसने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र पूजा भी प्रारंभ करवाई। नेदुजेलियन यह पांड्य शासकों के प्रथम शक्ति संपन्न और महत्वपूर्ण शासक नेदुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में शासक बना। नेकारीर तथा मामुंडी मरुदन जैसी प्रसिद्ध कवियों ने नेदुजेलियन पर कविताएं लिखी जो पत्रुपार्थ में संकलित है। मदुरै कांजी नामक एक रचना जो मदुरा और पांड्यों की संबंधित थी, उसमें नेदुजेलियन को कुशल शासक बताया गया है। नेदुजेलियन ने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों को समूह को पराजित किया था। नेदुजेलियन ने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया था। नेदुजेलियन ने चेर राजा श्रेय हाथी के आँख वाला को पराजित कर बंदी गृह में रखा था। संगम ग्रंथों के अनुसार नेदुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। नेदुजेलियन ने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और बहुत से यज्ञ किए। माना जाता है कि शिल्पादिक्रम की रचना इसी काल में हुई थी, जब उसने निर्देश
कोवलन की चोरी इल्जाम में फांसी की सजा दे दी। पांड्यों की राजधानी मदुरई और नेडुजेलियन के काल में सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों का केंद्र थी। नेडुजेलियन के पश्चात पांड्य राज का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। 7वीं शताब्दी में पांड्य सत्ता का पुनः उत्कर्ष हुआ। नेडुजेलियन के पश्चात पांड्य राज का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। 7वीं शताब्दी में पांड्य सत्ता का पुनः उत्कर्ष हुआ। नलिवनकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगमकालीन शासन प्रणाली। संगमकालीन शासन प्रणाली राजतात्मक एवं वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती थी। राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। इस काल के शासक ब्राह्मण मतानुयायी थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों को प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की थी। इस काल के शासक युद्ध प्रेमी होते थे तथा चक्रवर्ती सम्राट बनते थे। अभिलाषा रखते थे। युद्ध की वीरगति शुभ कार्य माना जाता था। राजा की निरंकुशता और अंकुश लगाने के लिए 5 समितियों का गठन किया गया था, जो कि इस प्रकार है। मंत्री अमाइजर 4 अथवा अमायचर कहलाता था। पुरोहित पुरोहितार कहलाता था। सेनानायक सेनापतियार कहलाता था। राजदूत दूतार कहलाता था। गुप्तचर ओरवर कहलाता था। नगरीय और ग्रामीण प्रशासन। इस काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन भी समुचित ध्यान दिया जाता था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई का अपना एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में मंडलम प्रमुख थे। मंडलम राज्य या संपूर्ण, नाडु का मतलब प्रांत, ऊर या पेरूर का मतलब नगर या बड़े ग्राम, सिरूर का मतलब छोटे ग्राम, मुडूर का मतलब पुराना गांव, अवय का मतलब छोटे ग्रामों की सभा, पटिनम का मतलब तटीय शहर, पेड़ियाल का मतलब सार्वजनिक स्थल, साले का मतलब प्रमुख सड़क और तेरू का मतलब नगर की प्रमुख गली। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। छोटे ग्रामों की सभा अवय कहलाती थी, जो स्थानीय विवादों का व्यापार तथा रोजगार आदि संबंधित होती थी। बड़े ग्राम या नगर को ऊर कहा जाता था। छोटा ग्राम को सिरयूर या सिरूर कहलाता था। समकालीन प्रमुख नगर उरैरूर यह चोलों की राजधानी थी तथा सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। पुहार यह चोलों को समुद्र तट की राजधानी थी। यहाँ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। मदुरै या पांड्य शासकों की राजधानी थी। वाजी या कैरूर चेरों की राजधानी थी। कोरकई पांड्यों की तटीय राजधानी थी। मुसरी अथवा मुजरिस यह चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था। सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था इस काल के राजा युद्ध प्रेमी होते थे। शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। सेना के रथ, हस्ती दल, घुड़सवार, पैदल सेना में विभाजित किया गया था। सेना की अग्र टुकड़ी या तुसी और पिछली टुकड़ी कुले कहलाती थी। युद्ध में शहीद हुए सैनिक की मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसमें उनका नाम और उनकी उपलब्धियां अंकित होती थी। चोलों और पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर बिल्लाल अर्थात धनी किसान होते थे। राजा अपने निवास स्थान सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करते थे। कर प्रणाली या राजस्व। तो संगम काल में कृषि तथा व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था, इसलिए राज्य की आय मुख्य साधन इन पर ही लगाए जाने
वाले कर थे। भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूप में वसूल किए जाते था। संगम काल में युद्ध से लूटा हुआ धन आय का एक मुख्य साधन था। कर अदा करने वाले क्षेत्रों का एक प्रसिद्ध इकाई वेरियामवरी भी थी। भूमि का उस इकाई को कर वसूलने वाला प्रभारी या वरियार कहलाता था। लूटा हुआ धन की आय का एक मुख्य साधन था। कर अदा करने वाले क्षेत्र एक प्रसिद्ध इकाई यानी वरियमवरी थी। भूमि का उस इकाई से कर वसूलने का वाला प्रभारी वरियर कहलाता था। भूमि निर्वर्तन के अनुसार मापी जाती थी। सुदूर दक्षिणी में माह और बेली भूमि माप थे। यह कर देने के लिए अनाज को अम्बनम में तौला जाता था। संभवतः यह बड़ा तौल था। छोटे तौल के रूप में नाली या उलाकू और अलाक प्रचलित थे। राजस्व से संबंधित शब्दावली। माह और बेली क्या थी? तो यह थी भूमि के दो प्रसिद्ध माप। इराय क्या था? भूमि कर। उल्गू या सुंगम चुंगी या सीमा शुल्क था। कुड़ैमे या पादु राजा को अदा किए जाने वाला कर था। इरादू जबरन वसूले जाने वाला कर था। संगमकालीन समाज व्यवस्था। उत्तर भारत की तरह संगम काल का समाज भी वर्ग भेद पर आधारित था। यह वर्ण अरसर यानी शासक, सुडडुम यानी ब्राह्मण, बेल्लाल यानी किसान, बेनीगर यानी व्यापारी, कुलियन यानी दस्तकार आदि में विभक्त था। संगम समाज में राजा के बाद ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान था। इसके बाद बेल्लाल वर्ग का स्थान था जो कि प्रायः कृषि कार्य करते थे। बेनीगर शब्द उल्लेखनीय व्यापार वर्ग के लिए किया जाता था, किंतु इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। दस्तकारों का वर्ग पुलैयन कहलाता था जो कि रस्सी और पशु के चमड़े के चरपाई और चटाई बनाने का काम करते थे। इस समय तक दक्षिण के राज्यों का आर्यीकरण हो गया था तथा वैदिक यज्ञ होने लगे थे। ब्राह्मणों को दान में भूमि, घोड़े, रथ, हाथी और स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थीं, जिन्हें पन्नार और बिडेलियर कहा जाता था। संगम काल में अस्पृश्यता थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेखित नहीं मिलता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ लोकापिरियम में बताया गया है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। वैदिक धर्मशास्त्रों में वर्णतः 8 प्रकार के विवाह की चर्चा लोकापिरियम में भी की गई है। संगम साहित्य के मृतक संस्कार विधियों का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में अग्निदाह और समाधि धरण दोनों समाधियां प्रचलित थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन था तथा विधवाओं की दशा दयनीय थी। संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था। संगम काल में मुख्यतः 3 धार्मिक मत थे: ब्राह्मण मत, बौद्ध मत और जैन मत। इस काल में दक्षिण भारत में वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी। इस युग में धर्म का संबंध कर्मकांडों और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। उनके कर्मकांड का संबंध जीवात्मवादी तथा मानवरूप देव पूजा के विविध रूपों में था। दक्षिण भारत के प्रमुख देवता मुर्गन थे। मुर्गन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा अर्थात कुक्कुट है। मुर्गन के उपासना के लिए किए जाने वाला नृत्य को बेल नडाल कहा जाता था। संगम काल में पहाड़ी क्षेत्र में शिकारी पर्वत देव के रूप में मुर्गन की पूजा करते थे। मछुआरे तथा तटवर्ती क्षेत्रों में लोग वरुण की पूजा करते थे। किसान लोग मरुद्रम यानी इंद्र देवा की पूजा करते थे। पुहार यानी वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार से पूजा होती थी। मरियम्मा यानी शीतल माता थी, जो चेचक से संबंधित थी। संगम काल में शिव के अर्धनारीश्वर और
अनंत, साई, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना लोकप्रिय थी। कोरवाई विजय की देवी थी। संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म भी साथ साथ विकास हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत इनका प्रसार हुआ। संगम काल के लोगों का कर्म, पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद पर विश्वास था। वन देवी यानी कुडू रैक डाबुल, जिसका प्रायः दुर्गा की देवी साथ तुलना की जाती थी, उपासना भी एक अन्य अवशिष्ट धार्मिक परंपरा थी। आर्यीकरण के प्रभाव, शिव ख्यान या बमाना अवतार, रासलीलाएं आदि कथाएं प्रचलित हो गई थी। संगमकालीन आर्थिक स्थिति। संगमकालीन साहित्य में दक्षिण भारत की भूमि को बहुत उर्वरा बताया गया है। फलतः संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचलित तथा आत्मनिर्भर थी। कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्थी या जौ प्रमुख फसलें थी। इस काल में कृषि के अतिरिक्त मछली उत्पादन, जहाजों का निर्माण, कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। चेरों के राज काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल, भैंस आदि लोकप्रिय प्रसिद्ध था। चोलों के राज में कावेरी नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। संगमकालीन राजों का मुख्य उपज चावल थी। संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। अनाज विनिमय का सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम होता था। आयात घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, गदला, कांच, शराब, दोहस्ते, कलश, मुद्राएं, पुखराज इत्यादि होते। निर्यात मसाले, जाटामासी, तेज पत्ता, काली मिर्च इत्यादि, वस्त्र, मालामाल, विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी, मोती इत्यादि निर्यात होते थे। संगम काल में कृषि के अतिरिक्त संपन्नता का कारण ब्रह्मा और आंतरिक व्यापार था। बाह्य व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता था। बड़े बड़े बंदरगाह इस काल में नगरों के रूप में प्रसिद्ध था। तोंडी, मुसहिर, पुहार और सलीयूर आदि प्रमुख बंदरगाह थे। माना जाता है कि यवन व्यापारी अपने जहाज से यहाँ सोना लाते थे और यहाँ से काली मिर्च, मोती, कीमती रत्न, पर्वतों की अमूल्य वस्तुएं ले जाते थे। इस काल में सर्वाधिक व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था। रोमन साम्राज्य अगस्टस के सिक्के पुहार और मुजरिस और अरिक मेरू से मिले हैं। इस काल के उत्तर भारत में सुदूर दक्षिण के बीच व्यापार भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में जिस मार्ग का संकेत मिलता है कि वह गंगा घाटी से गोदावरी घाटी तक जाता था। यह दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग के अनेक नाम गिनाए हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार के अधिकांश मुद्दे विलास की वस्तुएं थी, जैसे मोती, रत्न, स्वर्ण, उत्तम किस्म के वस्त्रों का भी व्यापार होता था। उत्तर की ऊपरी कला मृदभांड सुदूर दक्षिणी में लोकप्रिय था। दक्षिण भारत में आहत सिक्के मिले हैं। इस काल के पूर्वी तट के अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक थी। नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलसिंडा और आदि बंदरगाह पश्चिमी घाट में अवस्थित थे। तिरुवक्कामुलियर नामक स्थान चेर, चोल और पांड राज के संगम स्थल के रूप में था। इस काल में रोम के अतिरिक्त मिस्र और अरब, चीन और मालदीव के साथ भी व्यापार होता था। इस समय व्यापारिक स्थल मार्ग करवा का नेतृत्व करने वाले सार्थवाह को मासातुवान एवं समुद्री को सार्थवाह को मानामिकनम कहा जाता था।